सी फ्रेंड्स, कल हमने आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था पेपर 4 के रिगार्डिंग। पेपर 4 का पार्ट 3 अप्लाइड बिहेवियर साइंस, और उसका आज से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके सेक्शंस को मैंने 5 या 6 भागों में आपको बांट कर दिखाया था। मेनली आपका 4 पार्ट्स था, लेकिन जो पार्ट 4 था आपका इन्वायरमेंट वाला, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके मैंने आपको कल सिलेबस समझाया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका पार्ट था वो कौन सा था, आपका पर्यावरण का था और बायोडाइवर्सिटी का था। ठीक है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट। तो इन्वायरमेंट की जो पार्ट्स हैं उसको आज हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका 40 to 45 मार्क्स जो क्या था ये कवर कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़े से बेसिक को समझते हैं। सीधा डायरेक्ट आपके टॉपिक में जो पहला टॉपिक दिया वहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, सीधा उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं आपके पर्यावरण के बारे में, और आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी है और इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, इन सारे चीजों को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण में हमको 3 चीजों को देखना पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहली आपकी इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी। उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। और लास्ट में आपका देखेंगे जैव विविधता, जो कि आपका क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हम लोग अभी क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चीज को देखेंगे, आप हमेशा अपने स्कूल के बुक्स में देखेंगे, क्लास 10th या 11th वाली जो भी बुक्स में, तो ये इस तरह का आपको एक डायग्राम मिला होगा। अगर इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो ये चीज समझने में आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, हम लोग क्या देखते थे, ये क्या था आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर आपका वायुमंडल। दूसरा ये क्या था आपका, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जलमंडल बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। और नीचे आपका ये वाला जो पार्ट है, ये बीच का जो इंटरेक्शन वाला एक पार्ट बच रहा है, और तीसरा आपका ये बच रहा है, ये क्या है आपका लैंड बेस्ड है, इसको बोलते हैं आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, भूमंडल, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या भूमंडल, लिथोस्फीयर। और ये जो बीच में बच रहा है, जहां पर आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों जाकर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल, बायोस्फीयर। मैं क्यों इस चीज को डील कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये चीजों को समझना है तो पहले ये चीजों को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। जब हम लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तब हम लोग एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्फीयर की करते हैं, लिथोस्फीयर की करते हैं। ठीक है, तो वो एक सेपरेट सेक्शन होता है कि उसके बेसिक्स में जाते हैं, पर हमको यहां पर मेजर आपको किससे डील करना है, बायोस्फीयर से डील करना है। मतलब जो लाइफ फॉर्म्स है, बायो मींस क्या होता है, लाइफ, जिसमें जीवन है, तो लाइफ फॉर्म से डील करना है, उसको बोलते हैं आपका बायोस्फीयर। और जहां पर ये तीनों चीज मिलेंगे वहीं पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। तो बायोस्फीयर ऐसा जगह है जहां पर जीवन पॉसिबल है, बाकी जगह पे नहीं। अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, आपको तीनों चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर को अगर हम लोग अच्छे से समझें तो बायोस्फीयर में दोनों चीज आपकी आएंगी। ठीक है, एक क्या होता है आपका टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड बेस्ड, जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, संसारिक बोलते हैं इसको, या पृथ्वी। तो आपका जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड जितने भी ऐसे चीजें हैं जो जमीन के ऊपर है, ना कि जल के ऊपर, तो एक क्या होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जिसको संसारिक या लौकिक बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल। और एक आपका दूसरा क्या होता है, एक्वेटिक, जो कि आपके जल में होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल सकते हैं या एक्वेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर बहुत बड़ा चीज है जिसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे, वो आपका टेरेस्ट्रियल भी इंक्लूड करेगा, वो आपका एक्वेटिक भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, पर जब हम लोग इकोसिस्टम को पूरा समझेंगे, इस पूरी चीज को, तो उसमें सबसे पहले ये टेरेस्ट्रियल वाले को, आपका जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट है, मतलब जो आपका लौकिक है, जो लैंड बेस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम। तो याद रखना, जो बायोम है वो क्या है आपका, टेरेस्ट्रियल या लैंड बेस्ड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बायोम। क्लियर है? ठीक है, तो बायोम के बाद अब बायोम क्या है, बायोम एक ऐसा जगह होगा जो बहुत बड़ा एरिया होगा बायोस्फीयर के अंदर, एक सबसे बड़ा लैंड बेस्ड एरिया, जहां पर क्या है, समानता दिख रही है। ठीक है, समानता इन टर्म, किस तरह से समानता बोलेंगे, आपका सिमिलैरिटी कैसी होनी चाहिए, पूरा कॉमनैलिटी होना चाहिए, किस तरह का आपका वेजिटेशन टाइप वैसा होना चाहिए, वहां पर क्लाइमेट एंड रेनफॉल वैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं बायो में, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा बोलते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं टैगा। तो इस तरह के जो होते हैं चीज को बोलते हैं बायोम, क्योंकि टुंड्रा अगर देखेंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक ठंडा एरिया है, पूरा का पूरा स्नो, और थोड़े दिनों वहां पर मेल्टिंग होती है स्नो की, और थोड़े बहुत वहां पर फॉरेस्ट हल्के फुल्के होते हैं, वो भी एकदम नाम मात्र होते हैं, एक आध पेड़ हो गया, मॉसेस एंड लाइकन्स वहां देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो पत्थरों के ऊपर रहेंगे, तो उस तरह की चीज बस वहां देखने को मिलती है। फिर टैगा में क्या होते हैं,
अलग से आपकी एक वनस्पति आती है, आपका फॉरेस्ट टाइप जनरेट होता है, जिसमें क्या होता है कोनिकल लीव्स, क्या होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं कुछ ऐसे रहेंगे, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक एडेप्टेशन है, ठीक है। तो ये जो कोनिकल लीव्स वाले दिख रहे हैं ये इस तरह के आपको कहाँ दिखेंगे, टैगा में दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टुंड्रा, उसके बाद आपका टैगा, इसके बाद नीचे और भी आपका डिफरेंट बायोम्स बनते हैं। बायोम के आगे अगर हम लोग देखते हैं अगला, तो बायोम से जो छोटा एरिया है, मतलब आपका बायोम तो एक बहुत बड़ा एरिया बायोस्फीयर के अंदर, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया जहां पर आपका रेनफॉल क्लाइमेट सेम है, वेजिटेशन सेम है, उस जगह को हम बोलते हैं बायोम। बायोम से एक छोटा वाला एरिया अगर देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब आपका पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्यों बोला जा रहा है, क्या है ये, तो ये बायोम से एक छोटा एरिया, मतलब विद इन द बायोम आपका क्या होगा, एक इकोसिस्टम होगा, ठीक है। अब इकोसिस्टम आपका देखो, अभी हम लोग लैंड वाला देख रहे हैं, एक्वेटिक के नीचे भी एक आपका इकोसिस्टम होगा, उनका अलग चलेगा, हम लोग पहले एक तरह का समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आपका क्या है, मेनली ये इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मतलब आपका क्या है संरचनात्मक और आपका क्या है कार्यात्मक, ये जो है इकाई है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको समझें तो ये वो जगह है जहां पर आपके जो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स, मतलब आपके पेड़ पौधे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे चीजें जो उस पर नहीं होते एनवायरनमेंट में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है जीवित नहीं है, तो वो जो मतलब उनका एनवायरनमेंट होता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर में आपका लिविंग कंपोनेंट नहीं है, सॉइल मृदा, अब पढ़ते बहुत हैं इस तरह से कि मृदा जीवित है, नहीं, आपका अगर प्रॉपर देखा जाएगा इकोसिस्टम के अंदर तो उसको एबायोटिक कंपोनेंट माना जाता है, बायोटिक नहीं माना जाता, मतलब आपको जैविक नहीं, उसको अजैविक कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें ये दोनों चीज को इंक्लूड करेगा, ठीक है, चाहे वो एबायोटिक हो जिसमें जीवन नहीं हो या बायोटिक हो, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट को लेगा, और दोनों के दोनों में आपस में इंटरेक्शन कैसा है, कैसे वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं उस वहां पर लाइफ पॉसिबल के लिए। तो वो जो सिस्टम पूरा बनता है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो एग्जैक्ट यूनिट की बात करें जहां पर ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आपस में इंटरेक्ट के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं अपने वातावरण मतलब आपके एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका इकोसिस्टम, ठीक है। अभी डील करेंगे, पहले इसको समझना है किस तरह से। सबसे पहले क्या था बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से क्या बना आपका बायोम, बायोम से क्या आया आपका इकोसिस्टम आया। इकोसिस्टम के नीचे का जो लेवल है उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी और आपका समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी, कम्युनिटी या इसको क्या बोल सकते हैं समुदाय, ठीक है। तो कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटी में आप सिर्फ यहां पर क्या बोला मैंने आपका दोनों देखते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट को देखते हैं, पर कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं जो जीवित है, जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट में पूरे के पूरे जितने भी जीवित हैं वो सारे के सारे को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं और देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं समुदाय है वो एक पूरा का पूरा अलग अलग चीजों का, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी से एक नीचे लेवल को अगर देखेंगे, कम्युनिटी से अगर एक नीचे लेवल और हम लोग जाते हैं तो क्या होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसकी होगी, अलग अलग प्रजातियों की, अलग अलग स्पीसीज की, अलग अलग तरह के पक्षियों की, अलग अलग तरीके के जानवरों की। तो इस तरह से क्या होगा ये पॉपुलेशन होगा, उन प्रजातियों का जो स्पीसीज है उसके अलग अलग के पॉपुलेशन को देखा जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का भी देख सकते हैं, और टोटल का टोटल इकोसिस्टम के मतलब जो एरिया है उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, एक स्पीसीज का कितना जनसंख्या है उसको हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन बेस। और वो कैसे आएगा, उससे एक नीचे और लेवल जाएंगे तो वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल होगा, ठीक है, व्यक्तिगत देखा जाएगा, इंडिविजुअल। तो सबसे नीचे लेवल में क्या है, एक इंडिविजुअल है, मतलब आप क्या कर रहे हैं सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि हाँ हिरन है तो हिरन है एक, या हिरन की एक प्रजाति, तो उसके ऊपर पॉपुलेशन, उसके ऊपर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से अगर बायोस्फीयर को देखेंगे, उसको जूम आउट करेंगे तो धीरे धीरे दिखेगा कि उसके अंदर इतने सारे चीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उल्टा भी समझ सकते हैं कि क्या था, एक के बाद उसकी पूरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से उसका समुदाय, समुदाय में लेकिन हम लोग अभी तक यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, खाली और सिर्फ बायोटिक की जो जीवित हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम, जीविक और जो जीवित नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम के ऊपर हम किस में जाएंगे, बायोम पे जाएंगे, बायोम के बाद आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, इससे हमको ये समझ आता है कि इंडिविजुअल से लेकर बायोस्फीयर तक किस तरह से हमारा जो
ये आपका जैव मंडल ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ों को इसलिए इंपॉर्टेंट था समझना क्योंकि यही से आपको ये सारी चीज़ों को समझ आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ पता कैसे चला, कहीं ना कहीं इसकी स्टडी हुई होगी, कहीं ना कहीं इसको पढ़ा गया होगा, फिर बताया गया होगा, धीरे धीरे इस चीज़ को इवॉल्व किया गया है, ठीक है। देखने में तो दिखता है बट इसको पढ़ा गया है। तो जो ब्रांच है, ब्रांच मतलब जिसमें इस चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, लॉजी मतलब टू स्टडी, तो जिसमें स्टडी की जाती है, इकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है, और ब्रांच ऑफ स्टडी की जहां पर इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम बोल सकते हैं, या स्टडी ऑफ बायोस्फीयर बोल सकते हैं, या स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो जीवित है और नहीं है जीवित, दोनों की स्टडी को किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी कुछ नहीं है, खाली ये क्या है, एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजी ऐसा जिसका कंपोनेंट नहीं, पर वो क्या है, उसको पढ़ने का तंत्र को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इकोलॉजी के बाद आपका क्या है दूसरा वर्ड, इकोसिस्टम। क्लियर है। तो इकोसिस्टम क्या था आपका, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ऐसा जगह जो संरचना क्या है आपका, कार्यात्मक भी है और संरचनात्मक भी है, दोनों है, ठीक है। तो वहाँ कार्य भी हो रहा है, वो भी, और वहाँ पर दोनों चीजों को देखा जा रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को देखा जा रहा है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं इसमें से देखिए, अभी आपके प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आ गया था कि आपका इकोलॉजी, आपका पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं अच्छे से। तो आपका सबसे पहले इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या आपकी, ये स्टडी है, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो करते हैं उसको स्टडी। और इस इकोलॉजी वर्ड को दिया किसने था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम प्लीज याद रखना, इस बार में प्री में एक क्वेश्चन आया था, मेंस में भी अगर इसका डेफिनेशन आता तो इसका नाम वगैरह लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आपका एग्जाम, आपका जो आंसर लिखा है उसको बहुत ज्यादा वेटेज देता है। तो इस वर्ड को किसने दिया है, अर्नस्ट हैकेल ने दिया है, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। दूसरा, अगर आपका दूसरा वर्ड क्या था, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया है, अगर इस वर्ड की बात किया जाए, जो कि क्या है आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। जहां पर आपका दोनों को देखते हैं हम लोग, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को देखते हैं। तो आपका इकोसिस्टम वर्ड अगर देखा जाए तो ये किसने दिया है, एजी टेंसले, और उनका नाम था आर्थर टेंसले, आर्थर टेंसले, ठीक है, या एजी टेंसले भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो तीसरा वर्ड आता है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, मेनली हमको ये पढ़ना है, बाकी ये सब बेसिक्स हैं, कहीं पूछा जा सकता है छोटा मोटा डेफिनेशन टाइप, इसलिए मैंने बता दिया आपका, ठीक है। तो अगला क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी मतलब आपकी जैव विविधता की बात कर रहे हैं कि जितने भी जीवित चीजें उसमें कितनी ज्यादा विविधता है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको समझेंगे अभी। तो आपका बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को अगर समझते हैं तो ये क्या है, डाइवर्सिटी मतलब आपकी विविधता किसमें, स्पीसीज में, प्रजातियों में, उसके जीन में, ठीक है, स्पीसीज में, अलग अलग प्रजातियों में, उसकी जीन में, ठीक है, अनुवांशिक बोलते हैं जेनेटिक, तो अनुवांशिक उसमें, तो उसका कितनी डाइवर्सिटी है। और इस शब्द को अगर देखा जाए तो किसने दिया है, और ये आपका प्रीलिम्स में स्पेशल क्वेश्चन भी आया था कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया है, तो उनका नाम क्या था, वॉल्टर रॉसन, ठीक है, वॉल्टर रॉसन, तो उनका नाम क्या है, वॉल्टर रॉसन। तो आपको ये तीनों चीज को पहले याद रखेंगे। होप यहां तक आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से एक बायोस्फीयर कैसे बनता है। तो इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपोनेंट इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जाएंगे, जब जैव विविधता के बारे में, तो इन हर एक चीज पे ध्यान देते हुए जाएंगे, तभी कहीं पर आप संरक्षण और सबके बात करेंगे आगे चल के, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, तो इन सब को हम लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे वहां पर, और वहीं से ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करेंगे इसका अगला टॉपिक, जो कि क्या है, मींस आपके पास सीधा सिलेबस में जंप करते हैं थोड़ा सा इस बेसिक को जानने के बाद, वो है आपका बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से हम अब स्टार्ट करते हैं, सिलेबस पे अब जंप करते हैं, ठीक है। जो बेसिक्स देखा था हमने कैसे बना, अब चालू करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। क्या आपकी जैव विविधता, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा यहां से आपका सिलेबस का मेजर सेक्शन स्टार्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पहले बताया था मैंने, ये वर्ड किसने दिया है, तो आपका वॉल्टर रॉसन, वॉल्टर रॉसन ने ये वर्ड दिया है, जैव विविधता। और अगर इस जैव विविधता को समझे तो इसकी डेफिनेशन, अगर इसका अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या होगा और किस चीज की विविधता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बायो वर्ड है, बायो मतलब क्या होता है आपका लाइफ, तो सिर्फ आपको किस चीज की विविधता देखना, जो कि आपकी जीवित है,
इसलिए उसको बोला जा रहा है जैव विविधता। तो जीवित कंपोनेंट अगर आपका पूरा का पूरा बायोस्फीयर का देखेंगे कौन सी चीजें जीवित है, तो आपके दो चीजें देखने को मिलती हैं आपको, या तो वो क्या हो सकते हैं पेड़ पौधे होंगे फ्लोरा, और या तो वो होंगे फौना यानी कि आपके एनिमल्स होंगे, या आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, घटक होते हैं, तो वो सारे की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म्स, तो अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखो जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो सीधा डेफिनेशन लिखना, तो कल सोचो कि कौन आपका डेफिनेशन इसका बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसको एक स्ट्रक्चर वे में डेफिनेशन को समझते हैं। यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट, ठीक है, इसके बारे में सबने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र के अर्थ समिट जो समिट हुई थी कब 1992 में, 1992 में, यहां पर इसका डेफिनेशन दिया गया था। ठीक है, ऐसा तो इसका डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर वहां पर जो डेफिनेशन दिया था वो देखिए उसमें क्या बोला था कि वेरिएबिलिटी मतलब कितनी विविधता होगी, वेरिएबिलिटी अमंग, पहले समझते हैं इसको दोनों में, वेरिएबिलिटी जो विविधता है अमंग स्पीसीज फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब आपके जितने भी जीवित चीजें हैं, जितने भी सोर्सेस को देखा जाए, तो वेरिएबिलिटी अमंग स्पीसीज फ्रॉम ऑल सोर्सेस और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक है, हर एक जगह से जितने भी जगह हैं उस हर जगह में से जितने भी स्पीसीज हैं उसमें कितनी बहुलता है, वेरिएबिलिटी है, कितने अलग अलग प्रकार के हैं, है ना, स्पीसीज आपका वेरिएबिलिटी अमंग स्पीसीज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। और जब सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह की बात करेंगे इसमें, तो एक आएगा आपका टेरेस्ट्रियल, आपके लौकिक जो क्षेत्र है, जो संसारिक का क्षेत्र है, जो पृथ्वी के ऊपर आपका लैंड बेस्ड जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस में क्या बोलना चाह रहा है, वो टेरेस्ट्रियल सोर्स बोलना चाह रहा है। वो मरीन मतलब आपके जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर जितनी भी अलग अलग प्रजाति मिल रहे हैं उनमें कितनी विविधता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मरीन में इकोसिस्टम में जितने भी लाइफ्स हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी हो, प्लस एक्वेटिक में अगर देखेंगे जो आपका फ्रेश इकोसिस्टम है, जो वाटर बेस्ड है, जो फ्रेश वाटर वाला है, मीठे पानी वाला क्षेत्र है, जो नदी का सिस्टम उस पे, तो जमीन पे, समुद्र पे और नदी पे, ये तीनों के तीनों सोर्सेस में जो वेरिएबिलिटी है उसकी स्पीसीज में, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसमें जो विविधता है वो, प्लस जो अभी हम लोग क्या कि एक एक प्रजाति की बात की, अब उसमें उनकी प्रजातियों में जो विविधता है, मतलब पहले तो इन तीनों क्षेत्र में जो विविधता है, उसके बाद उनमें जो प्रजातियों में विविधता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्लस इन जो प्रजातियों में क्या होगा, अलग अलग जीन होंगे तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, उनका जो अनुवांशिक क्या होगा, आपकी विविधता होगी, अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, एक ऐसा क्षेत्र, मतलब जितने भी सोर्सेस हैं सारे के सोर्सेस, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, मेरीन हो, एक्वेटिक हो, उसमें जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका आपस में इंटरेक्शन, जो आपस में इन लोग संबंध रखेंगे, इंटरेक्शन, इनका आपस में इंटरेक्शन, आपस में संबंध, और साथ ही साथ इनका संबंध इनके पर्यावरण से। ठीक है, इनका इंटरेक्शन इनके पर्यावरण से, तो उसमें जो विविधता है उस पूरे को एक साथ क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए एक ही डेफिनेशन में उसने पूरे के पूरे क्षेत्र को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, वेरिएबिलिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, हर एक क्षेत्र से जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें कितनी विविधता है। साथ ही साथ वो सोर्सेज की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे मरीन हो, वहां पर जितने भी प्रजाति मिल रही है उनकी प्रजाति बहुलता, साथ ही साथ उनकी अनुवांशिक बहुलता, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ उनकी जो आपस में जो डाइवर्सिटी है वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रहते हैं, और साथ ही साथ उनका इंटरेक्शन उनके पर्यावरण के साथ कितने डाइवर्स फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कंगारू अलग तरीके से अपने पर्यावरण से इंटरेक्ट करता है और आपका जो शेर है वो अपने एक पर्यावरण से अलग तरीके से इंटरेक्शन करेगा, तो वो भी डाइवर्सिटी जो है उनकी इंटरेक्शन में जो आपस में संबंध बना रहे हैं उसमें भी जो डाइवर्सिटी है उनकी भी बात कर रहे हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इतने बड़े टर्म्स में आपके यूएन ने आपके बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं अपने एग्जाम पे। ठीक है, तो ये ज्यादा आपका वेटेज देगा, बजाय आप एक नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन अगर ऐसे समझना है तो देखिए क्या है, बायो मतलब होता है लाइफ, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके जीवन है, जैसे जो जैविक चीजें हैं आपके बायोस्फीयर में उसमें कितनी बहुलता है, और वो दोनों में आप क्या क्या चीजों को देखेंगे, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और आपके
फौना एनिमल्स और बचे हुए अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। तो इनमें क्या बढ़ोता है और ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और ये अपने वातावरण से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसमें कितनी बढ़ोता है, उन सारी चीजों को मिलाकर आपका क्या बनता है, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। ठीक है, तो होप ये डेफिनेशन आपको समझ आया होगा और प्लीज इस चीज को क्लियर करेंगे ज्यादा अच्छे से। अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको तो यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट का डेफिनेशन को डायरेक्ट आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक वर्ड क्या आ रहा है आपका लास्ट में, अपने वातावरण से, मतलब एनवायरमेंट से। ठीक है, तो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या आपके कोई भी हो, चाहे आप खुद हो, तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो हमको पूरा के पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ जो भी चीज है। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स, एवरीथिंग जो हर एक चीज जो सराउंडिंग में है, एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो वो हमको क्या कर रहा है, एक तरफ से हमारे को घेर रहा है चारों तरफ से, और साथ ही साथ हमारे पूरे लाइफ साइकिल में हम इससे इंटरेक्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, एवरीथिंग दैट सराउंड अस प्लस अफेक्ट अस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, जो हमारे जीवन में पूरे के पूरे जो हमको इफेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वातावरण। और जो मतलब यहाँ पर किस चीजों को देखा जा रहा है, एवरीथिंग बोला जा रहा है, हर एक चीज। तो हर एक चीज में वो कौन सी चीजें होंगी, एक होगी वो एबायोटिक और एक होगा वो बायोटिक। जो एक होंगे जैविक जो जीवित है, और आपका क्या होगा एबायोटिक कंपोनेंट जो जीवित नहीं है। तो दोनों के दोनों चीजों को देखा जाता है किसमें, एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, और अगर बायोटिक देखा जाए तो आपका क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, आपके क्या हो सकते हैं, डीकंपोजर, जो घटक बोलते हैं आप, तो डीकंपोजर हो सकते हैं। ठीक है, परजीवी, पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, परजीवी। और साथ ही साथ अगर आप एबायोटिक देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका मृदा है, आपका वाटर है, आग है, फायर। तो ठीक है, फायर जो है, आग क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, वो अपने आप होता है जंगलों पे, कोई लगा दिया वो बात अलग, वो बढ़ गया इंस्टेंसेस अलग है, पर जंगलों की एक प्रॉपर्टी कि वहां पर आग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर देखेंगे तो आपका बायोडाइवर्सिटी में क्या देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं। पर अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या देख रहे हैं, जो भी चीजें पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी को भी घेरा हुआ है, उसके पूरे जीवन काल में, और जो उसके जीवन काल में उसको इफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। और जिसमें आपके दोनों कंपोनेंट को देखा जाता है, आपका बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, होप ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगा कि बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं और आपका एनवायरमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस में सबसे पहले आपका जो टॉपिक था वो क्या था, बायोडाइवर्सिटी, और उसका ये डेफिनेशन है। अब बायोडाइवर्सिटी को आगे समझेंगे और हम लोग कहा क्या देखेंगे, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कितने तरह के आपके क्या होते हैं, जैव विविधता होते हैं। अब उस चीज को समझेंगे इसके बाद, है ना, को समझते हैं कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन, तो अच्छे से इसको समझेंगे। पहला होता है आपका अनुवांशिक विविधता, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा होती है प्रजाति बहुलता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी आपकी विविधता है, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हैं क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं, छोटे से आपके डायग्राम से समझते हैं। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक इकोसिस्टम है, मतलब आपकी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, क्या एक प्रकार का क्या है, आवास है, एक हैबिटाट है, जिस एरिया में पूरे के पूरे पेड़ पौधे और पशु पक्षी वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक हैबिटाट एरिया जो होता है, जो आपका आवास है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, आप अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे, जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी पहले ये समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, वन वन वन, ठीक है, तीनों मैंने वन लिखा है और ये क्रॉस किया है। अब मानते हैं कि ये जो तीनों वन हैं, ये क्या है, आपके डियर है। ठीक है, ये क्या है, हिरण है। और ये जो तीन हैं क्रॉस वाले, ये तीनों क्या है, शेर है, लॉयन। क्लियर। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी बताओ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल होगा। सबसे पहले आपको क्या समझना है, कितने प्रकार के, अगर हम देखेंगे प्रजाति कितनी, यहाँ पर दो है, एक शेर की प्रजाति है और एक हिरण की प्रजाति है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना हुआ, 2। पर अभी अगर बोलेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का बताओ, तो अभी आप बता नहीं पाओगे। अभी भी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर क्लियर नहीं इसके बारे में, तो आप 2 ही लिखेंगे। पर इसको थोड़ा सा और अंदर समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये तो ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, लॉयन है। मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि बिल्ली है और बिल्ली की 3 प्रकार लॉयन और अलग अलग है, नहीं। आप हमने माना है कि ये तीनों लॉयन है, पर हम ये देखते हैं कि डियर में मानते हैं 3 तरह के डियर है अलग अलग। सपोज करते हैं ये क्या है, चीतल है।
ठीक है, ये क्या है आपका सांबर है, शेर का सबका जो टाइगर है, टाइगर का सबसे फेवरेट अगर पूछेंगे क्या चीज को खाना पसंद करता है तो वो क्या आपका आपका सांबर है, वो बिना इडली के खाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सांबर। ठीक है, तो चीतल, सांबर, और तीसरा ये मान लेते हैं बारहसिंगा। ठीक है, तो ये तीन हो गए। अभी तीनों क्या है, तीनों आपके डियर के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो अगर अब देखेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो आपका कितना आएगा कि हिरन तो ठीक है, ये तो दोनों की अलग अलग दो प्रजाति के पशु है वहां पर। अब जो अलग अलग टू टाइप्स ऑफ फौना है, ठीक है, आपका स्पीसीज ऑफ फौना आर प्रेजेंट। और अगर उसकी जेनेटिक की बात करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये तो कॉमन है सर, तो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी 4, बिकॉज इसके जीन में डिफरेंस है, इनकी जो अनुवांशिक यहाँ पर जेनेटिक है वो जेनेटिक डिफरेंस है। शायद यहां से आपको क्लियर होगा कि जीन के कारण क्या हो रहे हैं, तीन प्रकार के आपको हिरण देखने को मिल रहे हैं। पर आपका अगर स्पीसीज की बात करेंगे तो हिरण की एक प्रजाति थी पूरी की पूरी, और एक आपकी लॉयन की थी। ठीक है, तो ये दोनों से आपको क्लियर होगा, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब समझते हैं, सपोज करिए ये क्या है, पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से आवास है, इसी के बगल जंगल में और एक क्षेत्र बन गया होगा। सपोज करते हैं यहाँ पर कुछ और रहते होंगे, सपोज करते हैं यहाँ पर भालू रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर खरगोश रह रहा है, कुछ भी रह रहा है, ये एक और क्षेत्र बन गया। तो ये इकोसिस्टम को मानते हैं, ये पहला है। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा आवास क्षेत्र है, इकोसिस्टम 2। ठीक है, अभी दोनों के दोनों एक मानते हैं बड़े बायोम के अंदर। ठीक है, ये एक बायोम है बड़ा, पहले हमने समझाया था, तो इसके अंदर इस तरह से इकोसिस्टम टूटे हुए हैं। तो इसमें अगर देखेंगे कि कितने प्रकार की इकोसिस्टम या कितने प्रकार के आवास में होता है। ठीक है, क्यों ये ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर लॉयन चीतल है, वहां पर दूसरा चीज क्यों रह रहा है, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है जो टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए वो एक के लिए सुटेबल हो, यहाँ पर दूसरा हो सकता है यहाँ पर ग्रासेस ना हो तो हिरण नहीं आ पा रहे हैं इस वाले क्षेत्र में, तो जब हिरण ही नहीं जाएगा तो वहां पर टाइगर क्या करने जाएगा। ठीक है, तो आपका अलग अलग स्पीसीज टाइप उसकी वहां पर आवाज कैसा है उसके हिसाब से रहते हैं। तो ये जो बहुलता दिख रही है आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां तक में भी आपको तीनों चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं इन तीनों के सेपरेट क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी से। ठीक है, आपके अनुवांशिक विविधता से समझते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी विद इन जीन, डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज, मतलब किसी भी एक प्रजाति में कितनी उसकी जीन में विविधता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जांपल में बताया मैंने, जैसे डियर के 3 देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उस तरह से। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसमें से अगर एक भी सर्वाइव करता है, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर, जब जितने ज्यादा अलग अलग जीन होंगे उतना अच्छा वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है एक तरह का हिरण वहां पर रहता होगा, उसको अलग टेम्परेचर चाहिए, दूसरा क्या है, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के कारण अलग अलग जगह पे हिरण की प्रजाति हमको मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, एडेप्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कराता है, एडेप्टेशन में। और अगर विलुप्त के कगार पे कोई एक भी आ गया तो अगर सेम जीन का कुछ हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस जीन को वापस ला सकते हैं। तो अगर एक भी इंडिविजुअल बच गया तो उसकी पॉपुलेशन को फिर से बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका नॉर्थ राइनोसोरस खत्म हो चुके थे, तो उनका जो व्हाइट राइनोसोरस थे तो उनकी एक ही महिला वो बचा था, और उससे आपने क्या किया, बाद में आप दूसरा व्हाइट राइनोसोरस को वापस लाया ब्लैक राइनोसोरस पे प्रोजेनी करा के। ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो विलुप्त हो गए हैं उनको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सर्वाइवल पे काम आता है और एडेप्टेशन पे काम आता है। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट है उसको आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। और अगर देखेंगे कि जैसे बटरफ्लाई, आपकी जो तितलियां हैं, तितलियों में अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर कलर की तितलियां दिखेंगी अलग। ये क्या है, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के कारण ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर से उनको अलग अलग कलर मिल रहे हैं। पैराकिट्स आपके तोते हैं, तोते के अलग अलग कलर, तो वो सारे के सारे चीज जो है वो किस लिए देखने को मिलते हैं, आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन स्पीसीज, किसी एक प्रजाति या एक उसमें कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा ये, अब अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये क्या है, कितने तरह के अलग अलग प्रजाति है, मतलब वेरिएबिलिटी अमंग स्पीसीज। ठीक है, प्रजातियों में बहुत अलग, तो वेरिएबिलिटी अमंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम।
एक आवासीय क्षेत्र या एक पारिस्थितिकी तंत्र में कितने अलग अलग प्रजाति के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपका किस पे खत्म हो रहा है, स्पीसीज पे। नेक्स्ट यहाँ पे किस पे खत्म हो रहा है, इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वेरिएबिलिटी अमंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। तो एक जगह में कितने अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं स्पीसीज। तो अगर आपको किसी भी क्षेत्र का स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति बहुलता निकालना है तो आप कैसे करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, मतलब एक पूरे के पूरे, जैसे हिरन देख रहे हो तो पूरे के पूरे एक स्पीसीज। अब हो सकता है इस जंगल में क्या है, हिरन भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं, चीते, बहुत सारे चीजें रह रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है हिरन के 10 प्रकार हो, तो हम लोग क्या करें, आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ वन स्पीसीज, मतलब हमने क्या किया, एक स्पीसीज, मतलब आपने हिरन खाया और हिरन में कितनी डाइवर्सिटी, बाय डाइवर्सिटी अमंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, जितने भी पूरे के पूरे, मतलब आपके हिरन, शेर, भालू जितने भी, तो उन सब में कितनी बहुलता है, वो किससे आपका क्या गया, रेशियो आपका एक स्पीसीज से। तो ये क्या देगा आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर इसकी वैल्यू, स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर 0 आती तो पता क्या चल रहा है कि वहां पर इनफाइनाइट, मतलब वहां पर जो भी पूरे का पूरा क्षेत्र, वहां पर बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत सारे आपके अलग अलग प्यारे पशु और अलग अलग जो भी पौधे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो वहां पर बहुत ज्यादा वो जो एरिया है वो देखा जाए तो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, वहां पर प्रजातियों की बहुत ज्यादा बहुलता है। और इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो मतलब क्या है, सिर्फ एक ही स्पीसीज उस एरिया पे, मतलब आपका सिर्फ ओनली 1 स्पीसीज देयर, सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ आएगा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, और यहाँ से आपको क्लियर हुआ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसमें जितनी बहुलता है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन कराने में बहुत हेल्प करते हैं। साथ में इनका क्या हो सकता है, मीटिंग्स के लिए इनको पार्टनर बहुत इजीली वहां पर मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थ्राइव हो सकता है और बहुत अच्छे से वो अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट कर सकते हैं और उस पूरे क्षेत्र में उनका डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा चलते हैं आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, कितने अलग अलग प्रकार के आवास उस पर्टिकुलर बायोम के अंदर बन रखे हैं, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी अमंग द हैबिटाट, हैबिटाट मतलब उनका आवास, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और हैबिटाट, तो हैबिटाट कैसे बनता है आपका, अगर आवास देखा जाए तो आवास किन, देखो आपका जो हैबिटाट उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। तो जैसे कि क्या होगा, आपका क्लाइमेट वहां पर का हुआ, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वहां पर वेजिटेशन किस तरह से मिलते हैं, आपकी वनस्पतियां किस प्रकार की, तो इन सबको मिलाकर आपका क्या बनता है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का एक आवाज बनता है, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से हमको पता चलता है कि कितने अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने पूरे के पूरे बायोम में, तो अपने बायोम में कितनी डाइवर्सिटी है उसको आप किससे देख सकते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के ये 3 प्रकार हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी होते क्या है, विविधता कैसी है। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि नापेंगे कि इस डाइवर्सिटी को नापा कैसे जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको आज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसको पहले आप काम करेंगे, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और अभी तक जितना पढ़े हैं उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिखेंगे। आपका क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड गिव इट्स टाइप, ठीक है। तो आपका क्या है, जैव विविधता को समझाइए और उनके प्रकारों के बारे में लिखें, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर से आप क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो पर्सनल टेलीग्राम का हुआ है वहां पर इस आंसर को लिखकर भेज सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ही अपने आंसर लिखकर डाल देंगे, तो हम आपको देख के वहां से बता देंगे किस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हो सकता है, ठीक है। तो होप ये वाला पार्ट को अभी आप यहाँ तक करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपके बायोडाइवर्सिटी का। थैंक यू।